मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में ऑस्मो रेगुलेशन की क्रियाविधि का दूसरा बिंदु देखेंगे और वो हैबिटेट्स पे है। ऑस्मो रेगुलेशन इन मैराइन या सी वाटर एनिमल्स। तो समुद्री जलीय जो जंतु है उनमें बाह्य माध्यम में लवणों की सांद्रता काफ़ी अधिक होती है और इनके दैहिक तरल में लवणों की सांद्रता बाह्य माध्यम की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। विभिन्न समुद्रीय जंतु जैसे हैगफिशेज, हैगफिश के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये संपरासारी जंतु है और इसमें लवणों की सांद्रता बाह्य माध्यम में व आंतरिक माध्यम में लगभग एक समान होती है, अर्थात ये उसके प्रति अनुकूलित रहते हैं। अतः ये संपरासारी जंतु, इसमें ऑस्मो रेगुलेशन की ज़्यादा समस्या नहीं होती। तो हैगफिश, इसके साथ में अस्थिल मछलियाँ, उपास्थिल मछलियाँ, समुद्री पक्षी जैसे सी बर्ड्स वगैरह हैं, समुद्री रेप्टाइल सरीसृप, टर्टल्स हो गए, स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल है, लिजर्ड्स हैं, समुद्री स्तनधारी प्राणी, व्हेल सबसे बड़ी जो है वो पृथ्वी जगत का सबसे बड़ा ये जीव है, जलीय आवास में रहता है लेकिन ये स्तनधारी प्राणी है। सील इत्यादि जंतु अपने बाहरी समुद्री जल की तुलना में अल्प सांद्रीय होते हैं। परासरण द्वारा निरंतर इनमें वाटर का लॉस होता रहता है तथा विसरण द्वारा लवण निरंतर इनमें शरीर के दैहिक तरल में संरक्षित होते रहते हैं। अतः इन प्राणियों में देह तरल को अधिक सांद्र होने से रोकने हेतु वाटर का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही लवणों का निष्कासन बहुत ज़रूरी है जिससे कि इनके शरीर में लवणों का संरक्षण नहीं हो। समुद्री जलीय जंतुओं में ऑस्मो रेगुलेशन की क्रियाविधि को हम विस्तृत रूप से कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। पहला हम एग्जाम्पल जो ले रहे हैं वो हैगफिश का है, जिसके बारे में बताया कि ये संपरासारी होती है और बॉडी फ्लूइड और बाह्य वातावरण में जल लवणों की सांद्रता इसमें नियत बनी रहती है, अर्थात इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई परासरण नियमन की समस्या नहीं होती है। दूसरा जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसमें बोनीफिशेज, अस्थिल मछलियाँ। अस्थिल मछलियाँ ये अल्प परासारी होती हैं, हाइपोटोनिक इनकी बॉडी फ्लूइड होता है, अतः इनके शरीर से परासरण की क्रिया द्वारा जल का निष्कासन निरंतर होता रहता है, जिससे दैहिक तरल के अत्यधिक सांद्र होने की संभावना बनी रहती है और अत्यधिक सांद्र बने रहने से इन जीवों की कोशिकाओं की डेथ भी हो जाती है और इससे उस प्राणी की मृत्यु भी संभावित है। इस समस्या से बचने के लिए समुद्री जंतुओं बोनीफिशेज के गिल्स में विशिष्ट प्रकार की ग्रंथियाँ या ग्रंथिल कोशिकाएं, ग्लैंडुलर सेल्स या स्पेशल ग्लैंड सेल्स पाई जाती हैं, जो एक्सेसिव जो वाटर होगा, साल्ट्स होंगे, जो आवश्यकता से अधिक जो लवण होंगे उनको देह से बाहर निष्कासित करने में सहायक होती है। इन्हें क्लोराइड सिक्रेटरी सेल्स कहते हैं। बोनीफिशेज का जो यूरिन एक्सक्रीट होता है बॉडी से उत्सर्जन तंत्र में की क्रिया के द्वारा, तो यूरिन भी अत्यधिक सांद्र होता है जिसमें लवणों की सांद्रता अधिक होती है। डायग्राम आप ये देखेंगे, ये जो फिगर बना हुआ है इसमें आप देखें निरंतर मुख्य गुहा से सी वाटर एंटर कर रहा है इसमें और इसके साथ में भोज्य पदार्थ इसमें प्रवेश कर रहे हैं और ये इसके आहार नाल में पहुंचने के बाद में H2O और साल्ट्स का जो अवशोषण होता है वो
एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। यही क्रिया आप इसके उत्सर्जनांग में देखेंगे किडनी में, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा साल्ट अवशोषित हो रहे हैं और H2O जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा इसमें अवशोषित हो रहा है। इसके साथ ही गिल्स का भी महत्वपूर्ण इसमें रोल होता है ऑस्मो रेगुलेशन में, इस प्रकार की बोनिफिशियज में, क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड इत्यादि लवणों को देह से निष्कासित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यूरिन जो होगा अभी बताया मैंने कि इनका यूरिन अत्यधिक सांद्र होता है, अर्थात हाइपरटोनिक अति परासारी यूरिन का सिक्रेशन करती हैं ये बोनिफिशियज, जिसमें अनेक लवण पाए जाते हैं, जिससे कि लवणों का निष्कासन शरीर से निरंतर होता रहता है। तीसरा जो उदाहरण हम देखेंगे इसके अंदर वो है उपास्तिल मछलियाँ, कार्टिलेजिनस फिशेज। ये हाइपोटोनिक होती हैं और इनमें भी बोनिफिशियज के समान ही ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया होती है। इसके अतिरिक्त इन उपास्तिल मछलियों में यूरिया व ट्राईमिथाइल एमीन ऑक्साइड TMAO इनके प्रति सहनशीलता पाई जाती है। सहनशीलता ऐसे पाई जाती है कि इनमें मछलियाँ अधिक मात्रा में जो भी साल्ट्स दैहिक तरल में और ब्लड में होते हैं उनको ये संग्रहित कर सकती है। इनकी उपस्थिति के कारण बॉडी फ्लूइड में साल्ट्स की सांद्रता समुद्री जल के बराबर हो जाती है, अर्थात एक साम्य अवस्था बनी रहती है, जिससे जल की हानि नहीं होती है। इसके अलावा आवश्यकता से जो अधिक लवण हैं उनको ये मलाशयी ग्रंथियाँ रेक्टल ग्लैंड्स के द्वारा भी स्रावित करती रहती है। इसके साथ ही ये हाइपोटोनिक यूरिन का सिक्रेशन भी करती हैं, जिसमें अधिक से अधिक लवण बॉडी से बाहर निष्कासित होते रहते हैं। चौथा जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं वो सी बर्ड्स का है। गल्स तथा पेट्रल्स, इनमें भी ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया लगभग मछलियों के समान ही होती है। तीसरा पांचवा जो एग्जाम्पल आप देखेंगे इसमें वो है सी रेप्टाइल्स का, समुद्री सरीसृप। समुद्री सरीसृप आप देखेंगे जैसे टर्टल्स हो गए, है ना, किलोन जैसे समुद्री कछुआ होता है ना। इसके अलावा क्रोकोडाइल मगरमच्छ हो गया, स्नेक्स हो गए, लिजर्ड्स हो गई। तो ये भी समुद्री जल की तुलना में हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड वाले होते हैं। और सी बर्ड्स और सी रेप्टाइल्स में किडनी अधिक सांद्र मूत्र निष्कासन करने में सक्षम नहीं होते हैं, अतः इसके लिए इनमें साल्ट ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो लवणों की सांद्रता का नियमन करती हैं व पराशर नियमन को बनाए रखती हैं। अंतिम व छठवां जो उदाहरण हम देख रहे हैं वो है सी एनिमल्स। और सी एनिमल्स कौन से? मैमल्स, समुद्री स्तनधारी प्राणी, ब्लू व्हेल व सील्स। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से जितना भी जो जल बनता है उनको ये अवशोषित करती हैं और उसको शारीरिक क्रियाओं में काम में लेती है। इसके साथ में जब ये अपने शिशुज को, बेबीज़ को फीडिंग करवाती हैं बच्चों को, तो उस समय जो मिल्क होता है उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, उसमें लवणों की सांद्रता जो भी, जिससे कि इनकी बॉडी से लवण उस क्रिया के द्वारा भी, निरंतर फीडिंग के द्वारा भी निकलते रहते हैं। तो समुद्री जलीय प्राणियों के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन क्रिया को हम लोग समराइज करके देख सकते हैं कि इनमें क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं। नंबर 1, रेस्पायरेशन और डाइजेशन, श्वसन व पाचन हेतु इनमें अर्धपारगम्य अंतरांग उपस्थित होते हैं। दूसरा बिंदु, शरीर का शेष भाग अपारगम्य सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। तीसरा बिंदु, किडनी व नेफ्रिडिया के समान इनमें उत्सर्जी ऑर्गन पाए जाते हैं, जिससे अत्यधिक तनुमूत्र का निष्कासन होता है, जिसमें लवणों की सांद्रता काफ़ी होती है। इनमें बाहरी वातावरण से साल्ट्स का अवशोषण करने हेतु गिल्स, आहार नाल, किडनी में लवण अवशोषण करने वाली विशिष्ट कोशिकाएं भी पाई जाती हैं,
जो परासने सांद्रता को नियत बनाए रखने में सहायक होती है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया समुद्री जंतुओं में संपन्न होती है।